सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड अमरीश। ये सेशन बेसिकली सभी डॉक्टर्स के लिए हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में एसआरशिप कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि जो प्रमोशन के क्राइटेरियाज हैं, पुराने क्राइटेरिया जो 2020 के पहले थे और आज के जो क्राइटेरिया हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। आज के सेशन में मैं आपको ये सारे जो भी कंफ्यूजन है क्राइटेरिया को लेकर, जो भी नॉर्म्स हैं फैकल्टी अपॉइंटमेंट के प्रमोशन के लिए, मेनली आज के सेशन में ब्रॉड स्पेशलिटी कवर करूंगा एमडी और एमएस के लिए। सो एमसीआई के पुराने और नए क्या रूल्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, ये हम इस सेशन में देखेंगे। तो अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो काफ़ी आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी डॉक्टर्स फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू एमसीआई टीचर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, जिसको हम प्रमोशन क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं। अगर आप देखें, मैं केवल अभी एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि सब बाकी की चीजें लगभग सभी कैटेगरी के लिए कॉमन है। सो शुरू करते हैं प्रोफेसर के लिए। अगर प्रोफेसर के लिए क्राइटेरिया देखें तो टेन्योर कितना होना चाहिए। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आप करंटली एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो आपके पास आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 3 साल का आपका टेन्योर होना चाहिए किसी भी अप्रूव्ड यूजीसीआई अप्रूव्ड एनएमसी अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन से। अगर हम पब्लिकेशन की बात करें, क्योंकि पब्लिकेशन आज की डेट में हर मेडिकल कॉलेज में कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आपको प्रमोशन लेना है किसी भी स्टेज पे, चाहे वो एसआरशिप से असिस्टेंट के लिए हो, असिस्टेंट से एसोसिएट के लिए हो, एसोसिएट से प्रोफेसर के लिए हो, आपके पास मेडिकल पब्लिकेशन, जिसको हम रिसर्च पब्लिकेशन भी बोलते हैं, वो होने चाहिए। अगर हम प्रोफेसर के लिए देखें तो यहाँ पे प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पब्लिकेशन की, वो एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप ओल्ड से आज के न्यू एमसीआई गाइडलाइंस के हिसाब से कंपेयर करें, पुराने समय में एटलीस्ट 4 पब्लिकेशन होनी चाहिए, तो वो रिड्यूस करके अब 3 पब्लिकेशन कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, ये जो आपके पब्लिकेशन होने चाहिए, ये किस किस टाइप के जर्नल में होने चाहिए और किस टाइप के पब्लिकेशन होने चाहिए। पहले अगर हम देखें किस जर्नल में होने चाहिए, तो ओल्ड जो क्राइटेरिया थे एनएमसी के 2020 के इसमें, तो उनके हिसाब से ऐसे सारे जर्नल जो स्कोपस में इंडेक्स्ड हो, पबमेड में इंडेक्स्ड हो, मिडलाइन, इंडेक्स मेडिकस या इंडेक्स कॉपर्निकस में इंडेक्स्ड हो, तो वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे ओल्ड क्राइटेरिया के हिसाब से। अभी ये जो अगर इंडेक्सिंग आपको समझने की इंडेक्सिंग होती क्या है, तो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, अदरवाइज मैं एक इस पे डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून उस वीडियो के लिए। अभी के लिए मैं बता दूं, ये जो इंडेक्सिंग होती है, हर जर्नल के ये इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं। जैसे पबमेड की एग्जांपल लूं, जो वेल नॉन है, सभी लोग जानते हैं पबमेड इंडेक्सिंग क्या होती है। इस पबमेड इंडेक्सिंग में हजारों हजारों जर्नल्स आते हैं, अलग अलग टाइप के जर्नल्स आते हैं। वो कुछ जर्नल्स फ्री जर्नल्स भी हो सकते हैं, पेड जर्नल भी हो सकते हैं, तो उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। अगर आपको कोई बोले कि मुझे पबमेड में इंडेक्सिंग वाले जर्नल में पब्लिकेशन करना है, तो वो सही टर्मिनोलॉजी है। पबमेड में पब्लिश करना है नहीं, पबमेड इंडेक्स जर्नल में पब्लिश करना है, इस तरह से अगर कोई बोलेगा तो वो क्लियर है स्टेटमेंट। अगर हम न्यू के हिसाब से कंपेयर करें तो पहले क्या होता था, पहले के हिसाब से जो ये जो आपको इंडेक्स कॉपर्निकस दिखाई दे रहा है, तो इंडेक्स कॉपर्निकस काफी आसान इंडेक्सिंग थी। मतलब सब छोटे आसान जर्नल जहाँ पे आसानी से पब्लिकेशन होता था, छोटा सा पेमेंट करके आसानी से पब्लिकेशन हो जाता था। लेकिन इसको अब नई गाइडलाइंस में से हटा दिया गया है। इंडेक्स कॉपर्निकस काफी आसान एजेंसी थी, इंडेक्स एजेंसी थी। लेकिन अब जो भी इंडेक्स एजेंसी हैं, जो नई गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसे मिडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस सिटेशन इंडेक्स, ये एक्सपेंडेड इम्बास, स्कोपस और डायरेक्टरी, डीओएजी जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, ये काफी टफ इंडेक्सिंग है। यानी अगर आपको इसमें कुछ पब्लिश करना है आपके रिसर्च आर्टिकल को या रिव्यू आर्टिकल को, तो आपका कंटेंट काफी अच्छा होना चाहिए, वो काफी वेल रिटन होना चाहिए। मैं सभी डॉक्टर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास आपकी प्रैक्टिस के बाद टाइम नहीं बचता है, आप किसी को मेडिकल राइटर या फ्रीलांसर उनसे कांटेक्ट कीजिए और
एक अपना अच्छा पेपर लिखवाइए ताकि वो आसानी से पब्लिश हो सके। ये जो आपको टर्मिनोलॉजी दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि एक्सपेंडेड निम्बास और निम्बास में क्या डिफरेंस है? वैसे मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए आपको क्लियर कर दूँ, एक्सपेंडेड निम्बास जैसी कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं है, बट जब लेकिन ये रूल्स में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने हाइलाइट किया हुआ है, केवल इम्बास होता है, एक्सपेंडेड इम्बास नाम से कुछ नहीं होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज विथ एक्सपेंडेड इम्बास एंड इम्बास, इट इज ओनली इम्बास। ये केवल टाइपो एरर है। बीच में जब ये कंफ्यूजन चला एक कि एक्सपेंडेड इम्बास है कि इम्बास है, तो एक बहुत सारी आरटीआई भी फाइल्स हुई, तो उन आरटीआई के बिहाफ में जब गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई किया उसमें क्लियर लिखा कि जो टर्म है एक्सपेंडेड वो हमसे टाइपो एरर हुआ है। सो उसको एक्सपेंडेड इम्बास को इम्बास ही कंसिडर करके चलें। ठीक है। सो ये तो बात थी इंडेक्सिंग एजेंसीज की। अगर हम देखें कि हम किस टाइप के आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल्स भी बहुत टाइप के होते हैं, किस टाइप के आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। जो ओल्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो केवल एक ही टाइप का आर्टिकल पब्लिश हो सकता था जिसको एनएमसी कंसिडर करती थी, और वो था ओरिजिनल रिसर्च पेपर। ओरिजिनल रिसर्च पेपर मतलब आपने कुछ पेशेंट का डेटा कलेक्ट किया, उसको डेटा को एनालाइज किया और उसका एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया और उसी को पब्लिश कर दिया, तो उसको ओरिजिनल रिसर्च पेपर कहते थे। लेकिन आज के रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने काफी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। जैसे आप एक सिस्टमिक रिव्यू लिख सकते हैं, केस सीरीज लिख सकते हैं, मेटा एनालिसिस लिख सकते हैं। ओरिजिनल रिसर्च पेपर तो है ही सही, जो ओल्ड गाइडलाइन में भी था। तो सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ये एक तरीके से काफी टफ सेगमेंट है। इनको बनाना काफी टफ है। इनको अगर आप किसी और से भी बनवाते हैं तो ये काफी महंगे बनते हैं, लेकिन केस सीरीज और ओरिजिनल रिसर्च पेपर आसानी से बनाए जा सकते हैं। केस सीरीज में आप कोई भी 2-3 केस जो जिनका आउटकम सेम है उनको आप ले सकते हैं और अपना पब्लिश कर सकते हैं किसी भी अच्छे रिनाउंड जर्नल में जो कि ये इस कैटेगरी में आते हों, इन इंडेक्सिंग एजेंसीज में आते हों। सो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऑथरशिप की बात करूं, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है सबको कि कितने ऑथर होने चाहिए। सो ऑथर्स की कोई लिमिट नहीं है। आप 6 से ज्यादा ऑथर भी रख सकते हैं, लेकिन कितने ऑथर्स या कितने डॉक्टर्स उस अगर पेपर एक पब्लिश होता है तो अगर उनका नाम उस पेपर में आता है तो किन किन को एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज मिलेगा मतलब कौन कौन डॉक्टर्स ड्यूरिंग प्रमोशन जब आप अप्लाई करेंगे उसको अपना पेपर बता सकते हैं। सो अगर ओल्ड गाइडलाइन के हिसाब से देखें तो केवल पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से जिनका नाम फर्स्ट में आएगा यानी फर्स्ट ऑथर और करस्पॉन्डिंग ऑथर, ये दोनों ही केवल अपने आप को अपना वो पेपर बता सकते थे। अब करस्पॉन्डिंग ऑथर क्या होता है? तो करस्पॉन्डिंग ऑथर कोई अलग से ऑथर नहीं है, ये ऑथर की लिस्ट में से ही आता है, लेकिन जर्नल सबसे बात एक एट अ टाइम नहीं कर सकता। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिस्ट आपको एक को करस्पॉन्डिंग ऑथर रिजाइन करना पड़ता है, जिसके बिहाफ में सारी अपलोडिंग, सारी कम्युनिकेशन जर्नल की तरफ से होगी। अब अगर आप न्यू गाइडेंस के हिसाब से देखें तो काफी रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने। अब फर्स्ट 3 ऑथर्स और उसके बाद प्लस एक करस्पॉन्डिंग ऑथर को एडवांटेज मिल सकता है न्यू गाइडेंस के हिसाब से। तो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में कि ये फर्स्ट 3 ऑथर्स और करस्पॉन्डिंग ऑथर क्या होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है एक रीसेंट पब्लिकेशन से, किसी एक जर्नल से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 डिफरेंट ऑथर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये फर्स्ट 3 ऑथर जो हैं 1, 2 एंड 3, इन तीनों को भी एडवांटेज मिलेगा। और ये चौथा जो ऑथर है इसमें भी, क्योंकि ये चौथा ऑथर है, इसको ये करस्पॉन्डिंग ऑथर जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे स्टार मार्क लगाए क्योंकि करस्पॉन्डिंग ऑथर है। ठीक है, इसके बिहाफ में ये पूरा पब्लिकेशन हुआ है। तो इस फोर्थ ऑथर को भी एडवांटेज मिलेगा, मतलब ये चारों लोग, चारों डॉक्टर्स इस पेपर को अपना पेपर बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इस फोर्थ ऑथर को करस्पॉन्डिंग ऑथर नहीं बनाया और करस्पॉन्डिंग ऑथर इन तीनों में से कोई एक बन गया, सो इस फोर्थ ऑथर को देन वो एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 3 ऑथर भी में से ही एक करस्पॉन्डिंग ऑथर बन गया है। मतलब एक पोस्ट को, एक डॉक्टर ने 2 पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है। सो सभी के लिए मैं एक ये सजेशन दूंगा, अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये पब्लिकेशन काफ़ी महंगे होते हैं और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो हमेशा कोशिश कीजिए फर्स्ट 3 ऑथर रहे हैं, फोर्थ ऑथर को करस्पॉन्डिंग ऑथर बना दीजिए। सो 4 डिफरेंट लोगों को ये एडवांटेज मिल जाएगा और आप लोग जो पब्लिकेशन का चार्ज है, राइटिंग का चार्ज है, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे आपका इंडिविजुअल जो कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा।
इसके अलावा अदर रिक्वायरमेंट देखें तो ये रिक्वायरमेंट सभी के लिए कॉमन है, मेनली एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए कि सभी को एक बेसिक कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एमसीआर डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट करना ही करना है, और साथ ही बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल रिसर्च, ये भी 2 सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है या फिर प्रोफेसर बनना है। ये लास्ट में मैं आपको पूरा इसके अभी जो हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो केवल प्रोफेसर के लिए था। बाकी सारी चीजें जो इंडेक्सिंग है, कहाँ पे पब्लिश करना है, कौन से जर्नल पब्लिश करना है, वो सभी चारों चारों के लिए, प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए, असिस्टेंट एसआर के लिए, सभी के लिए सेम है। जो मैंने एक समराइज किया हुआ है कि क्या क्राइटेरिया डिफरेंट है। अगर प्रोफेसर का देखें तो जैसा हमने देखा 3 साल एसोसिएट हो जाना चाहिए, 3 पब्लिकेशन, BCMAT, BCBMR, ये 2 सर्टिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। एसोसिएट के लिए 4 साल के लिए असिस्टेंट होना चाहिए, 1 पब्लिकेशन एटलीस्ट होना चाहिए, और ये दोनों सर्टिफिकेशन भी कोर्स भी होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए ये दोनों सर्टिफिकेशन कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 3 इयर्स का जूनियर रेसिडेंट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, और 1 साल का एसआरशिप होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में। कमिंग और एसआरशिप के लिए देखें तो आपके पास सिंपल है, पीजी डिग्री या डिप्लोमा, और आपकी एज 45 ईयर्स से कम होना चाहिए। अभी एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो बेसिक कोर्स है, इसके लिए अगर आपको जो डिटेल में चाहिए कि बेसिक कोर्स कैसे करने हैं, सो इसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन प्रोवाइड दी मच डिटेल ऑन दीज 2 टॉपिक्स। अभी यहाँ तो ये तो बात हो गई कि पब्लिकेशन की, कि प्रोफेसर को 3 पब्लिकेशन चाहिए, एसोसिएट को 1 पब्लिकेशन चाहिए, असिस्टेंट के यहाँ पे पब्लिकेशन नहीं लिखा है, एसआर में भी पब्लिकेशन नहीं लिखा है। लेकिन जब भी ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है, क्योंकि जब ये गाइडलाइंस आ गई, सभी ने अपने-अपने पब्लिकेशन बढ़ा लिए। सो अब कॉम्पिटिशन कहाँ पे होता है? जब भी क्योंकि अगर आप मेडिकल कॉलेज में देख रहे हैं, तो सभी आजकल सभी के पास अपने-अपने पब्लिकेशन है। सो कॉम्पिटिशन कहाँ हो जाता है? जिसके पास जितने ज़्यादा पब्लिकेशन होते हैं, नंबर्स डज़न्ट मैटर। नंबर मतलब अगर आपको एसोसिएट बनना है, तो 1 पब्लिकेशन होना चाहिए, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन अब तो सबके पास एक-एक पब्लिकेशन होता है। सो अभी की क्राइटेरिया में क्या हो रहा है, अभी लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम पब्लिकेशन करने की ट्राई करते हैं। और ये पब्लिकेशन आप कहाँ से कर सकते हैं? आपकी जो प्रीवियस थीसिस है, आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, या आपके कलीग की थीसिस है। अगर आप सेम सब्जेक्ट को शेयर करते हैं, तो आप उसके थीसिस के पब्लिकेशन में आप एज़ अ ऑथर अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जितने ज़्यादा पब्लिकेशन होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे प्रमोशन पाने के लिए। ठीक है? सो आई होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब हैंडल है @yourfriendamrish। और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो आप इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर से शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये एडवांटेज मिल सके। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।